नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। कल बिहार के विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया और उसमें देखा गया राजद और जदयू का एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। जदयू और राजद वहां पर क्यों हारी, इसका क्या कारण हो सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, कल देखा गया रुपौली विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट आया, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह लगभग जदयू से 8000 वोटों से जीत हासिल करते हैं। वहीं पर राजद तीसरे स्थान लाती है। बीमा भारती जो राजद की उम्मीदवार थी, क्या आपको क्या लगता है कि राजद और जदयू से वहाँ क्या चूक हो गई? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी क्षेत्र में हार जीत को देखने के लिए उस कंस्टिट्यूएंसी का बनावट को देखना पड़ेगा। पूर्णिया जिला का रुपौली कंस्टिट्यूएंसी जो है, जिसमें 3 प्रखंड आता है, बरहरा कोठी, भवानीपुर और रुपौली। रुपौली का संपूर्ण क्षेत्र है और रुपौली जो है गंगौता वहाँ का लोकल जाति है, उसके प्रभाव वाला क्षेत्र है। जबकि बरहरा कोठी में मिसलेनियस आबादी है और भवानीपुर में भी है, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुछ राजपूत है और कुछ ब्राह्मण भी है। लेकिन राजपूत और ब्राह्मण की संख्या बहुत कम है। टोटल जो है ब्राह्मण बरहरा कोठी में 8-9 हज़ार होंगे और उसी तरह भवानीपुर और कुछ क्षेत्र में मिलाकर के राजपूत की संख्या भी 9-10 हज़ार। टोटल जो है सवर्णों की आबादी वहाँ पर अधिकतम 19-20 हज़ार ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शंकर सिंह एक सवर्ण जाति के भारी मतों से जीते। इस पर अगर हम गौर करेंगे तो पुराना इतिहास देखेंगे, उस क्षेत्र में पप्पू यादव का काफ़ी प्रभाव रहा है और पप्पू यादव की दबंगता और शंकर सिंह भी कहीं ना कहीं कुछ हद में दबंग रहे हैं। इसके जो है राजद के कैंडिडेट थे, उनके पति अवधेश मंडल भी दबंग है। सभी लोग दबंग ही हैं, किसी न किसी रूप में, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, बीमा भारती वहाँ पर 5 बार चुनाव एमएलए रह चुकी है और शंकर सिंह मात्र 1 बार चुनाव रहे हैं। वह कुछ दिनों के लिए रहे थे और वह कहा जाए रामविलास के पार्टी से रहे थे। आप पूरे राजनीतिक समीकरण में देखिएगा तो जिस समय रिजर्वेशन का आंदोलन चल रहा था, उस समय यह नारा लगा था कि गांधी जी जो है हरिजन जाति की कल्पना किए थे, आदिवासी की कल्पना किए थे और बाकी लोगों की कल्पना किए थे। और उस समय एक नारा लगा था कि हरिजन अग्री भाई भाई, हरिजन फॉरवर्ड भाई भाई, बैकवर्ड जाति कहाँ से आई। काफ़ी सड़कों पर नारा लगा था, बैकवर्ड के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। तो उस क्रम में एक ऐसा माहौल बना था कि सारे जो है फॉरवर्ड और हरिजन एक होकर के बैकवर्ड को दबाने की राजनीतिक चली थी। लेकिन बैकवर्ड की आबादी पूरे देश में बहुत बड़ी है, पूरे राज्य में बहुत बड़ी है, इसलिए दबने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, तालमेल कर करके आपस में बैकवर्ड में फूट करने की नाती हुई। तो जिस क्षेत्र में जो जाति बैकवर्ड का बहुल है, उसके विरुद्ध एंटी सोच का वातावरण पनप रहा है। जैसे जहाँ पर यादव की आबादी है तो एंटी यादव फीलिंग है, जहाँ पर कोयरी की आबादी है तो शेष जाति एंटी कोयरी फीलिंग कर देता है, जहाँ पर अगर मान ले गंगौता की आबादी है तो एंटी गंगौता फीलिंग। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर यह 25 वर्षों के एमएलएशिप के कारण वहाँ क्षेत्र में एंटी गंगौता फीलिंग का वातावरण किया और जिसको शंकर सिंह ने इनकैश किया, उसको भंजाया। क्योंकि वह सक्षम और बुद्धिमान जाति और समाज से आते हैं, तो इसलिए वह एंटी गंगौता फीलिंग को उन्होंने इनकैश किया। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि यह चुनाव जो है मात्र 10-11 महीने के लिए है, चूँकि उपचुनाव है, अधिक दिनों के लिए नहीं है। इसलिए बीमा भारती और कलाधर मंडल के उम्मीदवारों में यह बात रही कि यह थोड़े दिन की चुनाव है, या उत्साह नहीं है, आगे से तो हम टिकट मिलेगा ही। शंकर सिंह के सामने यह चैलेंज रहा कि अगर हम इस बार जीत जाते हैं तो अगला बार मेरा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए लड़े या जिन जान से लड़े, और उन्होंने बिल्कुल साधारण मुद्रा में लड़े कि यह 8-10 महीना का तो चुनाव है, इसमें कुछ नहीं है। और कहा जाए कि बीमा भारती और कलाधर मंडल के जो वोटर हैं
उसमें उत्साह भी कोई खास नहीं था कि थोड़े दिन के लिए चुनाव है। लेकिन शंकर सिंह के जो वोटर थे उनमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह था और उनको उम्मीद था कि अगर हम जीतते हैं तो अगला बार टिकट मिलेगा, अगर हम नहीं जीतेंगे तो अगले बार कोई पूछ नहीं होगी। दूसरा कारण रहा। तीसरे कारण पर हम देखते हैं तो चूँकि शंकर सिंह जो है वह आपका लोजपा के कैंडिडेट रहे हैं और बहुत दिनों तक वो लोजपा के सदस्य रहे हैं और जितने उनका पकड़ जो है लोजपा के संघर्ष होने के कारण पूरे पासवान जाति पर है। और रुपौली के जितने चौकीदार हैं, जितने भवानीपुर और बरहा कोठी के चौकीदार हैं, सब करीब करीब पासवान जाति से आते हैं और उनकी पकड़ उस जाति पर रामविलास पासवान के पार्टी होने के कारण बहुत ज़्यादा रहा। तो चूँकि चौकीदार कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका कार्यकर्ता है और नीचे की आबादी वाली जो जितनी जातियां हैं तो उन पर उनकी पकड़ अच्छी थी, जिसलिए वो शंकर सिंह और उनकी वाइफ ने जी जान लगा करके वह इस चुनाव को लड़ा। और कहा जाए कि हरिजन और उच्च वर्ग का समीकरण और एंटी गंगौता फीलिंग का समीकरण यह चुनाव को जीत के में बहुत बड़ा सहायक रहा शंकर सिंह को जीतने में। और इसमें के बाद भी देख रहे होंगे कि सबसे बड़े मज़े की बात है, इस चुनाव जीतने के बाद अब सभी पार्टी कह रही है, इवन बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि यह तो हमारे आदमी हैं, माने वो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरी ओर पीके जो है वो भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के हैं या हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं इसलिए जीते हैं। तो यह सब सारी परिस्थितियां रही। पप्पू यादव ने यद्यपि बीमा भारती को समर्थन की घोषणा किए थे, लेकिन जो चाहिए तहे दिल से आज एक समाज का जो एंटी, जैसे हम बोले कि जिस समाज में जो लोग रहते हैं एंटी गंगौता फीलिंग और लोकल जो गैर यादव गैर गंगौता जो छोटी छोटी जातियां हैं वह सब जातियां एकीकृत हो गई और अपने शंकर सिंह ने इसको इनकैश किया, इसको भंजाया और भंजाने के कारण जो है यह जीतने में सफल होगा। अब देखिए इस चुनाव का परिणाम क्या होता है कि बिहार में चूँकि ये बीजेपी वाली कह रहे हैं कि हमारे समर्थित पार्टी हैं, अब नीतीश कुमार के सामने यह धर्म संकट है कि वह जो है बीजेपी उनके कैंडिडेट को हराने वाले बीजेपी के साथ वो सत्ता में रहते हैं कि फिर राजद के साथ समझौता करके फिर पलटी मार के 10वीं बार से वोट लेते हैं। यह एक अलग वातावरण है। आरोप लग रहा है, पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि 1 घंटे के लिए वो पिकनिक मनाने गए थे वहाँ पर। देखिए अभी जो वर्तमान हम लोगों के देश में समाज में इतनी जागरूकता बढ़ गई है कि अब किसी के भाषण देने से कोई प्रभावित नहीं होता है। यूट्यूब का ज़माना है, मास मीडिया का ही कम्युनिकेशन से इतने लोग सजग होते हैं कि चाहे वह तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव हो, एक दिन जाकर के भाषण दे करके जनता को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पहले जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ पर उनका मास समर्थन हो जाता था, लेकिन अब वह प्रवचन दे करके थक जाते हैं। जनता के कान पर जू नहीं रखती है। जनता बहुत समझदार हो गई है। मास मीडिया का युग हो गया है, यूट्यूब का युग हो गया है, लोगों को विचार डिफरेंट तरह से मिलता है। इसलिए अब तो हम महसूस करते हैं कि रैली में, चुनाव के रैली में जो 15-20 दिन का प्रचार का समय रहता है उस पर जितने खर्च होते हैं बेकार है। इस पर रोक लगा देना चाहिए। मीडिया से ही जो है प्रचार का काम होना चाहिए। जब भाषणें देना है तो इतना ताम झाम कर करके करोड़ों रुपए खर्च कर करके हेलीकॉप्टर से यात्रा करके चलना है तो पैदल डोर टू डोर मूव करें, और नहीं तो जो है भाषण पर रोक लगा देना चाहिए। इस पर बेकार खर्च है, इसका कोई जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लोगों का भ्रम है। इसलिए हम तो मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन के से कि गरीबों को चुनाव में भाग लेने के लिए या ताम झाम वाला जो भाषण की सिस्टम है उस पर रोक लगा देना चाहिए। मास मीडिया और डोर टू डोर मूवमेंट, भले वो 15 दिन की जगह वह 30 दिन का प्रचार का समय दे, लेकिन डोर टू डोर का मूवमेंट ही काफ़ी है। वह जो है भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। ये लोगों के दिमाग में भ्रम है कि कोई जा करके पिकनिक नुमा 1 घंटा जाके भाषण दे देंगे तो उससे कुछ हो जाएगा। तो यह जो है पप्पू यादव का आरोप जो है तेजस्वी यादव पर कि वह पिकनिक मनाने 1 घंटा के लिए आते हैं, यह बदलते समाज का सूचक है। यह हमारा समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। किसी के भाषण देने से कोई प्रभाव में नहीं आएगा। चाहे वह टीवी पर दिल्ली से बोल दें या धरती पर आकर के मीटिंग करें, दोनों का प्रभाव जब बराबर पड़ेगा। या ताम झाम से कुछ नहीं होना जाना है। इसलिए मेरा अपना ओपिनियन है कि इस पर खर्च करना बेकार है। नेशनल अनाउंसमेंट जो होता है मीडिया पर, उसी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, नहीं तो डोर टू डोर कैंपेन और प्रचार का समय जो 15 दिन है उसको 30 दिन कर दिया जाए, 40 दिन कर दिया जाए, लेकिन डोर टू डोर मूवमेंट
की व्यवस्था ज़्यादा प्रचार के लिए बेहतर है। आज तक कैंडिडेट को लोग पहचानते नहीं है, खाली मीटिंग में खड़ा होकर के भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत काम किए, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए समय की मांग है और शंकर सिंह का यह विजय जो है इस बात का सूचक है, मेरा एकदम कैलकुलेशंस है कि समाज जो है हमारा संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और जिस क्षेत्र में जो दबंग जाति है उस दबंग जाति के विरुद्ध, चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, कोयरी हो, सभी छोटी छोटी जातियां में एक फीलिंग है और वह फीलिंग के कारण उस दबंग कास्ट के एंटी वोट लोग करते हैं और यही उसको इनकैश करने की कला शंकर सिंह में महारत थी। इसलिए वह एक छोटी सी जाति जिसकी 10-12 हज़ार ही पॉपुलेशन है, उस वहाँ पर वोटर्स है, वह चुनाव में जीत गया एंटी गंगौता फीलिंग के कारण। आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव को नज़रअंदाज राजद ने किया? देखिए, शुरू से इतिहास देखिएगा तो पप्पू यादव का जो जिस समय चुनाव रद्द हुआ था उस समय पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि जितने विरोधी दल थे उसको प्रचार करने के लिए एक रिक्शा वाला नहीं मिलता था। अगर 99% वोटर्स पप्पू यादव के समर्थन में थे, प्रेम से थे, डर से थे, भय थे, से जैसे भी हो, उस समय पप्पू सिंह खड़ा थे, उनके विरुद्ध में पक्ष में कोई नहीं था और वह तभी चुनाव रद्द हुआ था। चुनाव रद्द के समय जितना आप गौर से करेंगे, किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने, किसी इलेक्शन ऑफिसर्स ने यह रिपोर्ट नहीं किया था कि पप्पू यादव ने कोई गड़बड़ी की है। उसके बावजूद भी विरोधी दल के रिपोर्ट पर और चुनाव रद्द कर दिया गया था। उस समय पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर थी, जिसको चुनाव रद्द टीएन सेशन ने चुनाव रद्द कर दिया था। कोई उसका साक्ष्य नहीं था स्पष्ट, फिर भी जहाँ तक हमको जानकारी है, अब आंतरिक बात क्या है नहीं कह सकते हैं। तो उस समय पॉपुलैरिटी की तुलना में आज हम अगर याद करें तो पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी बहुत कम गई है। उस समय पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी जो थी, और पप्पू यादव अपने व्यक्तिगत रूप से, उनको लोग दबंग कहे जो कहे, चाहे वो मर्डर केस में इन्वॉल्व कहे या जो कहे, लेकिन वह अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वह काम करने वाले आदमी हैं, काम करने वाली हैं। या दूसरी बात है कि दबंगता का आरोप लगता है, कुछ हो क्या सच्चाई है तो वो है। और तेजस्वी जो है यह नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई यादव का नेता उपजे। शुरू से लालू यादव भी हमेशा तेजस्वी कहा जाए कि पप्पू यादव को उपेक्षा इसलिए किए कि मेरे पैरेलल में यादव का कोई नेता नहीं उपजे, वह नीचे रहे। और इसी क्रम में पप्पू यादव को जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा है और आज भी वह स्थिति है हम जो समझते हैं। इसलिए वह जो है यादव का नेतृत्व करने की, यद्यपि पप्पू यादव में काफ़ी उदारता है, वह नेतृत्व तेजस्वी को मानने को तैयार है, सब कुछ मानने के तैयार है, लेकिन तेजस्वी या लालू जी पप्पू यादव को बढ़ते कद को देखना नहीं चाहते हैं, उसको एक सीमित मात्रा में रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि राजद को यह कैलकुलेशन है कि अजीत सरकार के मर्डर केस में पप्पू यादव का नाम है, जिसके कारण अगर हम उसे कुछ तरजीह देते हैं तो कम्युनिस्ट ब्लॉक हमसे भाग न जाए। ये भी एक आंतरिक बात है, स्टडी रिपोर्ट अपना जो है। तो इस दृष्टि से आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यह चुनाव का जीत आगे आने वाला 2025 का चुनाव है, उसको हिंट कर रहा है कि जितने क्षेत्र में दबंग जातियां हैं, बहुसंख्यक जातियां हैं, उसके लिए एक अलार्मिंग की सूचना है। चाहे वह दबंग जाति यादव हो, कोयरी हो, बनिया हो, बहुसंख्यक जाति जिस क्षेत्र में है, उसके विरुद्ध में छोटी छोटी जातियां का एक तरह से समीकरण बन रहा है, अघोषित समीकरण बन रहा है। और यह अघोषित समीकरण अगले चुनाव को प्रभावित करेगा। मैं समझता हूं कि राजनीतिक ट्रेंड इस तरफ बढ़ रहा है। चलिए, अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को रुपौली उपचुनाव के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।